नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का अंतिम अध्याय, संविधान का राजनीतिक दर्शन। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा ने किया, वह किन दर्शनों के आधार पर या किस राजनीतिक दर्शन के आधार पर बना हुआ है। विद्यार्थियों, इसके परिचय में हम ध्यान से देखते हैं कि इस पुस्तक में हमने अभी तक अपने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है और पिछले 71 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया, मतलब 69 सालों में। लेकिन अब हम बात करें तो अब इसको 71 से 72 साल हो गए हैं। अब इन प्रावधानों में कैसे काम किया, हमने इस बात का भी ध्यान किया, इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। हमने ध्यान दिया था कि संविधान कैसे बना, संविधान सभा के द्वारा बना, संविधान सभा में किस किस प्रकार के वाद विवाद हुए, अलग अलग समितियां गठित की गई थी, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या मतलब निकला? इसमें यह पूछा गया है कि क्या आपने यह सवाल आपके मन में कभी उठा कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद, मतलब हमने जब ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर ली थी, उसके बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के समय जो नेता थे, उन्होंने संविधान को अंगीकार करने की क्यों आवश्यकता महसूस की? ऐसे क्या कारण थे कि हमने संविधान को अपनाया, यानी कि अंगीकार किया? फिर अगला प्रश्न आता है कि उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वह यह कहता है कि वह स्वयं को और आने वाली जो जनरेशन है वो किस प्रकार से संविधान के द्वारा उनको बांधा जाए या उनके संविधान के आधार पर किस प्रकार से फैसले किए जाएं, ऐसे क्यों बांधा गया। ठीक है, मतलब संविधान की आवश्यकता क्या थी। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से भी हुआ। बहसें यानी कि विभिन्न प्रकार के वाद विवाद संवाद। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। कहने का मतलब है कि संविधान सभा में जो विभिन्न बहसें हुई थी, विभिन्न संवाद हुए थे, विभिन्न वाद विवाद हुए थे, उनकी गहरी परीक्षा या गहरी समीक्षा करना क्यों आवश्यक था। ठीक है, इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा, जाना जाएगा। और दूसरा यह है, प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया वह कैसा है। तो हमने संविधान बनाया वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, वह किन बुनियादी ढांचों पे खड़ा हुआ है, ये सभी संविधान को अपनाने के संदर्भ में है। और उसके बारे में यह बताना है कि संविधान किस प्रकृति का है या कैसा है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी राज्य विशेष के बारे में जानते हैं कि राज्य विशेष जो है वो किस विचारधारा को बिलोंग करता है, उसकी संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, या व्यक्ति जो है वह किस चरित्र का है, उसका स्वभाव कैसा है। उसी प्रकार से हमें यह भी बताना है, इसमें यह बताने का प्रयास करना है कि संविधान जिसको हमने अपनाया है वह कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसका भी हम हल इसी अध्याय में देखेंगे। और इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, मतलब जिस संविधान के बारे में हमने पढ़ा, तो हम इस अंतिम अध्याय में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो संविधान का सहारा लिया, जिस संविधान के आधार पर हमने पूरी शासन व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वह किन उद्देश्यों को पाना चाहता है। आगे विद्यार्थियों बात की गई है कि क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो संविधान के उद्देश्य है, जो संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, तो उसके साथ क्या नीति बोध है, कौन सी नीतियां इसके साथ अपनाई जानी चाहिए, कौन सी नीतियां इसके साथ नहीं अपनाई जानी चाहिए, क्या ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर ऐसा भी है
तो ये नीति बोध स्वयं में क्या है, मतलब नीति बोध भी है तो नीति बोध होता क्या चीज, होती क्या चीज है, ये स्वयं में क्या, अपने आप में क्या अभिप्राय सिद्ध करती है। इसके बाद हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, मतलब संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया उसके पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि यानी कौन सी नैतिक भावनाएं थी जिसके आधार पर संविधान कार्य करता है। अगला प्रश्न आता है कि इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है, मतलब ये संविधान जो है किन आधारों पर, किन अवधारणाओं पर मजबूत है और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है, और इन्हीं सब के आधार पर यह भी बताना है कि इसकी सफलता किन आधारों पर सुनिश्चित होती है और कमजोरियां जो हैं किन आधारों पर सुनिश्चित होती हैं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं हम इस अध्याय में खोजेंगे बारी बारी से एक एक करके, लेकिन इनको खोजने, जो हमारा खोजने का दृष्टिकोण होगा वह कहलाएगा दर्शन। तो हम संविधान के दर्शन के अंतर्गत हम इन सभी चीजों को प्राप्त करने का यानी खोजने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों आवश्यक है, कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन, जो संविधान का निर्माण हुआ है, किन दर्शनों के आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर, किन अवधारणाओं के आधार पर यह बना है। दूसरी बात आती है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, संविधान की बेसिक जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में, या इसके लक्षण क्या हैं उनके बारे में बताना है। फिर इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं और संविधान की सीमाएं क्या हैं। इन सभी 4 प्रश्नों पर हम अपना अध्याय पूरा कंप्लीट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान का राजनीतिक दर्शन है क्या। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं, संविधान के दर्शन का क्या आशय होता है। संविधान के दर्शन का मतलब संविधान, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की। दर्शन क्या होता है? दर्शन होता है एक ऐसी सोच, एक ऐसा चिंतन जिसमें हम अपने देश के लिए, या हम कोई चिंतन कर रहे हैं, हम जैसे हम उदाहरण लें कि हम कोई चिंतन करना चाहते हैं या हम कोई चिंतन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छा ही सोचेंगे, हम आदर्श ही सोचेंगे, हम कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो हमारा चिंतन कैसा रहेगा? हमारा चिंतन रहेगा आदर्शवादी। तो जो दर्शन की बात बताई गई है उसमें नैतिकता का पुट होगा, उसमें मूल्यों का पुट भी होगा। इन नैतिक और मूल्यों के पुट से ही बनता है दर्शन। और दर्शन एक ऐसा विषय है जिसमें हम आदर्शात्मक उपयोगी तत्वों की खोज करते हैं विद्यार्थियों। तो इसी के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते समय कौन कौन से ऐसे दर्शनों को अपनाया और संविधान के अंतर्गत इन दर्शनों का क्या अभिप्राय है। इन सभी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं, जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं विद्यार्थियों से हमेशा ये प्रश्न करती हूँ नई क्लास में कि संविधान किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी हमेशा इसी प्रश्न का यही उत्तर देते हैं कि संविधान सिर्फ कानून है। मतलब संविधान जो है उसको एक कानूनी जामा पहना देते हैं विद्यार्थी, और विद्यार्थी ही क्या, हम किसी भी अन्य व्यक्ति से पूछेंगे तो संविधान का अर्थ वह कानून ही बताता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है, मतलब कानून एक विषय है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। मतलब क्या बात हुई, संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून को क्या बताया है, कानून एक अलग बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल अलग बात है। जबकि हम बात करते हैं संविधान के दर्शन की, जिसमें दर्शन में मैंने आपको अभी बताया कि दर्शन किससे संबंधित होता है, मूल्यों से और नैतिकता से संबंधित होता है, आदर्श से, उपयोगिता से संबंधित होता है। तो संविधान तो किससे बना है, कानूनों से बना है, तो कानून तो बिल्कुल अलग बात हो गई। लेकिन संविधान के अंतर्गत मूल्य और नैतिकता भी जुड़ी हुई होती है। अब मूल्य और नैतिकता क्या होती है?
अब देखिए विद्यार्थियों, हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के लिए क्या मूल्यवान होती है चीजें? पुस्तक मूल्यवान होती है, नोटबुक मूल्यवान होती है, और नोटबुक हमारे पास है, पुस्तक हमारे पास है, और पेन हमारे पास यानी कलम हमारे पास नहीं है, तो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज हमारे पास हमारे लिए क्या हो गई? वह कलम हमारे लिए मूल्यवान हो गई। तो वैल्यू किसकी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे पास उस समय जब हमारे पास नोटबुक भी है और पुस्तक भी हमारे पास है, लेकिन पेन हमारे पास नहीं है, तो पेन हमारे लिए अधिक मूल्यवान बन गया। पेन पेंसिल जिससे भी हम लिखना चाहेंगे, नोट्स बनाना चाहेंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि मूल्य क्या चीज हुई? ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है। नैतिकता की क्या बात आती है? नैतिकता होती है मॉरलिटी। मॉरलिटी हमारे लिए क्या होती है कि जिस प्रकार से हम नैतिकता के अंतर्गत सभी के साथ कैसी भावना रखते हैं? सद्भाव की। सभी के साथ हम किस प्रकार की भावना रखते हैं? प्रेम की, सेवा की, दया की, है ना। सभी के साथ जो हमसे बड़े हैं हम उनको हमेशा नमस्कार करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये क्या हो गई हमारे? ये नैतिकताएं हो गई, जिनके इन नैतिकताओं के आधार पर इन वैल्यूज, मतलब मूल्य क्या होते हैं? वैल्यूज। नैतिकता क्या होती है इंग्लिश में? मॉरलिटी। तो मॉरलिटी और वैल्यूज के आधार बिल्कुल अलग हैं, और कानून बिल्कुल एक अलग विषय हो गया, और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल एक अलग विषय हो गया। इसीलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। तो इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि संविधान तो केवल एक कानूनी नजरिया है, इसमें नैतिकता का और राजनीतिक दर्शन का कोई मतलब नहीं है। ये सच भी है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, प्रत्येक कानून में कोई नैतिक तत्व नहीं होता, ये सही बात है। किंतु बहुत से कानून ऐसे होते हैं विद्यार्थियों, जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से भी गहरा संबंध होता है। कहने का मतलब है कुछ कानून नैतिकता से परे होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें नैतिकता और आदर्श समाहित होते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लें कि उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। मतलब कोई कानून है वो किसी के लिए क्या, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कानून किससे जुड़ा होता है? समानता यानी इक्वलिटी से जुड़ा होता है। यह कानून इसलिए बना होता है विद्यार्थियों, क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। समानता हमारे लिए मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि समाज में रहकर अगर कोई व्यक्ति समान नहीं होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा, छुआछूत का व्यवहार किया जाएगा, तो वह अपना विकास कर ही नहीं सकता है। इसलिए समानता हमारे लिए क्या हो गई? हमारे लिए मूल्यवान विषय हो गई, मूल्यवान एक ऐसी व्यवस्था हो गई जो हम सभी के लिए, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, भाषा के हों, किसी भी लिंग के हों, हमारे लिए समानता एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा संबंध होता है। इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होता है, स्पष्ट बात होती है कि कानून जो है, कानून कठोर भी होता है, जो जरूरी होता है हमारे लिए, इसके साथ साथ ये नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण विद्यार्थियों, संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना भी जरूरी होता है। दस्तावेज यानी एक ऐसी किताब या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। मतलब संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके पीछे क्या चीजें काम कर रही हैं? एक नैतिकता काम कर रही है, एक मॉरलिटी काम कर रही है। उस मॉरलिटी के आधार पर ही संविधान को कानून बताया गया है और संविधान उसी आधार पर कार्य करता है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। अब अगली बात क्या आती है कि संविधान के प्रति कैसा दर्शन होना चाहिए? राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय होता है? संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल जो हमारी आइडियोलॉजी है वो कैसी होगी, दर्शन कैसा होगा हमारा, इन बातों से स्पष्ट होता है। पहली बात क्या है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बनता है। अवधारणाएं क्या होती हैं? अवधारणाएं विद्यार्थियों वो सिद्धांत होते हैं,
संविधान के अंतर्गत कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना होता है। संविधान जो है कुछ अवधारणाओं पे, कॉन्सेप्ट के आधार पर बनता है। कॉन्सेप्ट वो थ्योरीज होती हैं जो किस पर बनी होती हैं, जो तथ्यों पे और दर्शन पे बनी होती हैं। तथ्यों पे, तथ्य क्या होते हैं, जो फैक्ट होते हैं। दर्शन जिसमें नैतिकता और मूल्य दोनों समाहित होते हैं। उनसे अवधारणा बनती है, यानी सिद्धांत बनता है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी होती है। इन अवधारणाओं की, जो संविधान में ये अवधारणाएं निहित की गई हैं, उनकी व्याख्या भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यानी इसका अर्थ यह हुआ कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों, जैसे व्यवहार में कौन कौन से बातें की जाती हैं, जैसे अधिकार, हमारे राइट्स, नागरिकता, सिटीजनशिप, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में हम सवाल करें। तो अवधारणाएं हमारे जीवन में कौन सी, जैसे अधिकार हो गए, अधिकार में कौन से, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अधिकार होते हैं। शिक्षा का अधिकार भी हमारे पास। नागरिकता का भी अधिकार, कि हम जिस राज्य में रहते हैं और बहुत लंबे समय से जब हम रह रहे हैं, या हम जिस राज्य में हमने जन्म लिया है, उस राज्य की हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, बहुसंख्यक समाज में जो अल्पसंख्यक होता है, उसे सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में ये हमें स्पष्ट क्या देते हैं, अवधारणाएं देते हैं। तो संविधान में इस प्रकार की अवधारणाओं की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। इसके बाद, इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। और संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए, जिस सामाजिक व्यवस्था को हम अपना रहे हैं संविधान के द्वारा, उसकी तस्वीर जो है, उसकी पिक्चर जो है, हमारे पास सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसकी संविधान की बुनियादी अवधारणाएं उन चीजों से मेल खा पाए, जैसे कि हमारी संविधान की शासन व्यवस्था, हमारी जो समाज की शासन व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक संस्थात्मक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक है, विकेंद्रीकरण यानी संघात्मक शासन यहाँ पर है, और यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है, और यहाँ पे मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये सभी व्यवस्थाएं हमारे लिए कैसी अवधारणा की व्याख्या करती हैं? लोकतांत्रिक अवधारणा की व्याख्या करती है। तो लोकतांत्रिक अवधारणा क्या व्याख्या करती है? लोकतांत्रिक अवधारणा यह व्याख्या करती है कि सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाने चाहिए, नागरिकता का अधिकार दिया जाना ही चाहिए, और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो संविधान के जो ये बुनियादी आदर्श हैं, उन पर हमारी गहरी पकड़ भी होनी चाहिए। अगली बात बताई गई है कि इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। मतलब भारतीय संविधान कैसे बना? भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा में कौन थे? संविधान सभा में वे सभी राजनीतिक नेता, हर संप्रदाय से, हर क्षेत्र से, हर समाज से वहां पे प्रतिनिधि थे, और उन प्रतिनिधियों में आपस में जो बहसें थी, यानी जो वाद विवाद हुए थे, संवाद हुए थे, उन बहसों को के साथ ही जोड़ करके हमने इस संविधान को पढ़ा भी, और सैद्धांतिक रूप से हम बता सकते हैं कि ये आदर्श कहाँ तक है और क्यों ठीक है। अगर आगे उनमें कोई सुधार किया जा सकता है, तो किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बताते हैं, तो हमारे लिए ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि ये मूल्य और सही और सुसंगत क्यों है। कहने का मतलब यह है कि जब संविधान का निर्माण हुआ, उनमें विभिन्न प्रकार के मूल्य, आदर्श, नैतिकताएं सब जोड़ी गई, तो वो ये सब चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी थी? क्या इनमें सुधार भी किया जा सकता है? निश्चित रूप से। समय परिवर्तनशील है, काल और परिस्थितियों के अनुसार हर चीज में परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार से संविधान में भी हम संशोधन के माध्यम से परिवर्तन भी कर सकते हैं, उनमें सुधार भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी कही गई है विद्यार्थियों कि किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बताते हैं, उसका आधार बताते हैं, तो हम उसको
उसके अंतर्गत हम यह भी बताने का प्रयास करते हैं, संविधान ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि वह हमारे लिए उचित क्यों है, क्यों हमारे लिए वह सुसंगत है, क्यों हमारे लिए वह उपयोगी है। ये सब भी हमें बताने संविधान के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा गया है। क्या कहने का मतलब है कि इसके बगैर, मतलब हम यदि हम नहीं बताएंगे कि संविधान जो है क्यों हमारे लिए मूल्यवान है, उसमें की गई व्यवस्था हमारे लिए सुसंगत क्यों है, यदि हम इसको नहीं बताएंगे तो संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना हमारे लिए एकदम अधूरा बन जाएगा। तो हमारे लिए संविधान का जो आधार होगा, जो बुनियाद होगी, वो कोई मायने नहीं रखेगी जब तक हम यह नहीं बताएंगे कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो। चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, यह कल्पना करना मुश्किल होता है विद्यार्थियों कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों की जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। तो क्या कहा गया इसमें विद्यार्थियों? इसमें यह बताया गया है कि संविधान के निर्माताओं ने अब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला कर लिया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। मतलब अपने आप को संविधान निर्माता ने क्या कहा कि अपने आप को भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था से अन्य मूल्यों के बदले, अन्य वैल्यूज के बदले अपने मूल्य समूह को और अधिक अच्छा बताने के लिए और उनको अधिक सही बताने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए। क्यों? क्योंकि उनके पास उसको अलग करने के लिए या उनको और अधिक उचित करने के लिए, जायज ठहराने के लिए उनके पास अलग से ही क्या थे? मापदंड थे। भले ही इनमें बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं हो, मतलब उन्होंने भले ही इन सब चीजों के लिए तर्क सही तरीके से नहीं भी दी हो, लेकिन संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, यह कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। कहने का मतलब है चाहे उनके पास तर्क थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दूसरे समाज या दूसरी राज व्यवस्था से अपने मूल्यों को अधिक श्रेष्ठ ही बताने का प्रयास किया है। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे की मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि संविधान के अंतर्गत जो भी नैतिक तत्व अपनाए गए हैं, जो भी दावे उसमें पेश किए गए हैं, उन सभी के मूल्यांकन के लिए, उनके सभी के इवैल्यूएशन के लिए हमें कैसा नजरिया अपनाना होगा? राजनीतिक दर्शन का नजरिया ही अपनाना होगा। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी होता है विद्यार्थियों, ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था को बुनियादी मूल्यों की अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सके। हमने हमारे राजनीतिक दर्शन को हमने हमारे संवैधानिक अवधारणाओं को अलग मूल्यों के आधार पर, अलग नैतिकता के आधार पर जायज उन्हें ठहराया है, और उसका नजरिया क्या था? राजनीतिक दर्शन था। इन सभी के आधार पर हमने उनको अलग क्यों करने का प्रयास किया? अलग अन्य शासन व्यवस्थाओं से। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बुनियादी मूल्यों की अलग व्याख्याओं की एक कसौटी अलग होती है। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है, और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूल की भांति सिर्फ रख भर नहीं किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान के अंतर्गत जो हमने आदर्श रखे हैं, जो कसौटियां उसके अंतर्गत रखी हैं, या जो उनको चुनौतियां मिल रही हैं, वो मात्र सूखे पत्तों की तरह या सूखे फूलों की तरह नहीं है, उनमें अभी भी जान है। इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है, और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग है। ये जितने भी, इसमें हम अधिकारों की बात कर सकते हैं, नागरिकता की बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे
अवधारणा इसमें, सिद्धांत इसमें लिए गए हैं, उन पर हमेशा न्यायालय में भी, राजनीतिक यानी कि संसद में भी बहुत प्रकार की बहसें भी वहां पे होती रहती है। इसलिए ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है और बहस भी चलती है और इन पर सवाल भी उठाए जाते हैं और इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। मतलब जो भी इसमें अवधारणाएं समाहित की गई हैं, इनके आदर्शों की व्याख्या भी सब अलग अलग ढंग से करते हैं और इन पर बहसें भी होती हैं, वाद विवाद भी होते हैं, संवाद भी होते हैं। कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए, क्षुद्र मतलब कुछ थोड़े से स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजियां भी होती रहती हैं। मतलब अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कुछ अपनी चालबाजियां भी करते रहते हैं। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। मतलब अलग अलग संस्थाएं अलग अलग ढंग से संविधान की व्याख्या करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम नहीं होते, परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से महत्वपूर्ण, मतलब परम तो नहीं होते, मतलब सबसे उच्च तो नहीं होते, लेकिन हैसियत के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई वाद विवाद होता है, संवाद होता है, तो कुछ ना कुछ उससे नई बात निकल करके आती है जो हमारे लिए मूल्यवान होती है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है और ये जांचने की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थियों की कौन सी व्याख्या सही है। और इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार से राजनीतिक दर्शन लिए हुए है, किस प्रकार से राजनीतिक दर्शन का पुट लिए हुए है, संदर्भ लिए हुए है, किस प्रकार से विभिन्न अवधारणाओं को इसमें समाहित किया गया है और किस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के वाद विवाद होते हैं, बहसें होती हैं और उससे नवीन निष्कर्ष निकलते हैं और वो हमारे लिए कितने मूल्यवान होते हैं, कितने नैतिकतापूर्ण होते हैं, इन सभी की आवश्यकता हमारे समक्ष होती है। और साथ ही विद्यार्थियों, ये संविधान जो है एक इस प्रकार से पंच की भूमिका निभाता है जो सभी प्रकार के निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का भी प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले ये कार्टून दिया गया, इसमें व्यंग किया गया। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हर संविधान का एक दर्शन होता है या सिर्फ कुछ ही संविधानों में दर्शन होता है? निश्चित रूप से हर संविधान का एक दर्शन होना यानी कि एक आदर्श होना बहुत जरूरी है, तभी संविधान का निर्माण और सभी संविधान की मूल्यात्मकता पहचानी जा सकती है। विद्यार्थियों, सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाली उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। तो मतलब जापान के संविधान ने जापान के लोगों के साथ यह अपने आप को प्रतिबद्ध किया कि हम सभी आदर्शों के प्रति सचेत रहेंगे और हम जिस प्रकार से हम शांति के संविधान की बात करते हैं उसी के आधार पर ही हम मानवीय रिश्तों पर नियंत्रण बनाकर चलेंगे और आदर्शों के प्रति अवेयर रहेंगे। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखी जाएंगी। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई रहती है। तो सोच क्या होती है? सोच एक दर्शन, सोच मतलब चिंतन, और जहाँ चिंतन होता है, जहाँ सोच होती है, वहीं दर्शन निकल करके आता है। तो जापान के संविधान का दर्शन क्या है? शांति की स्थापना करना, और वह अपने
जापान के लोगों से के साथ मिलकर के ये कहता है कि हम ऐसे किसी भी हथियार को अपने साथ नहीं रखेंगे जिसमें अशांति का भाव पैदा हो। इस और किसी भी प्रकार से हम युद्ध के साजो सामान की भी हम किसी प्रकार से नहीं रखेंगे जिससे अशांति की भावना या युद्ध की भावना बलवती हो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से संविधान का राजनीतिक दर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आया है और क्यों हमारे लिए संविधान मूल्यों और नैतिकता को लिए हुए है। विभिन्न अवधारणाओं में मूल्य और नैतिकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके साथ ही यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं विद्यार्थियों, और इस वीडियो को हम नेक्स्ट के अंतर्गत हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। तो संविधान के अंतर्गत हम किस प्रकार से लोकतांत्रिक बदलाव को लेकर के आ सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद एंड नमस्कार।